Hello everyone, I hope you all are good. In this video, I will be covering section 1 of chapter 1, that is History of Trade and Commerce. By the end of this video, we will be completing our chapter 1. So let's get started. हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स 5 पार्ट से मिलकर बना है। इसमें 5 अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम। द सेकेंड वन इज राइज ऑफ इंटरमीडिएटरी, देन देयर इज ट्रांसपोर्ट, देन देयर आर सम ट्रेडिंग कम्युनिटीज जैसे कि मर्चेंट कॉर्पोरेशन, मेजर ट्रेड सेंटर, मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एंड द लास्ट वन इज पोजिशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। हम इन पांचों चीजों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे कि इन सबके अंदर क्या चीजें हैं। सो गाइस, पहले क्या होता था, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, देयर वर टू रूट्स। एक रेड वाला रूट होता था और एक ब्लू वाला रूट होता था। ये जो रेड वाला रूट हम देख रहे हैं उसको ओवरलैंड सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। और ये क्या करता था, जो भी एडजॉइनिंग फॉरेन किंगडम्स हैं इंडिया के आसपास की, उनको लिंक करता था वाया लैंड। तो जितने भी पॉलिटिकल और कमर्शियल कॉन्टेक्ट्स इंडिया के बने थे वो इस रूट की वजह से बने थे। द नेक्स्ट वन इज मैरीमाइट सिल्क रूट। ये जो अपन ब्लू वाला रूट देख रहे हैं, ये मेजरली क्या करता था, ईस्ट और वेस्ट को ज्वाइन करता था, उनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता था, जिससे कि जो स्पाइसेस होते थे उसकी ट्रेड बहुत इजीली होती थी। और इसीलिए इस रूट को, जो कि सी से एडजॉइनिंग है, उस रूट को हम स्पाइस रूट के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के बारे में। इंडिजिनस मतलब होता था स्वदेशी। पहले के टाइम पे क्या होता था कि बार्टर सिस्टम के थ्रू लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स। जिनको कुछ और चाहिए होता था वो अपना या तो एनिमल या फिर कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप देकर और उनसे वो चीज खरीद लेते थे। पर जैसे जैसे इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेशन आने लगा, जैसे जैसे और फैसिलिटीज आने लगी, मेटल कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हुआ और फिर वो लोग मेटल कॉइन्स के थ्रू एक्सचेंज करने लग गए उनके गुड्स एंड सर्विसेज। मेटल कॉइन्स को ज्यादा ड्यूरेबल माना जाता था और उनकी डिविजिबिलिटी भी अच्छी थी, इस वजह से वो काफी यूज में आए। इन ऑर्डर टू कैरी आउट द फर्दर ट्रांजेक्शन्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्वेंट हुए जैसे कि हुंडी एंड चिट्ठी। हुंडी क्या होता था, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता था जो आज के जमाने में चेक और प्रॉमिसरी नोट काम करता है, बिल्कुल वैसे ही वो काम करता था। उसके अंदर क्या होता था कि ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता था जो इन रिटर्न लिखा हुआ होता था एक पर्सन से, जो डायरेक्ट करता था दूसरे पर्सन को टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू द पर्सन जिसका नाम उस पर लिखा हुआ होता है। चिट्ठी भी सेम उसी टाइप से वर्क करता था, वो एक प्रॉमिसरी नोट होता था जो आज के टाइम पे प्रॉमिसरी नोट होता है उस टाइप का। जैसे जैसे बैंकिंग डेवलपमेंट होने लगा वैसे वैसे लोग क्या करने लग गए कि अपने पास जो उनके पास प्रेशियस मेटल होते थे वो बैंक में डिपॉजिट करने लग गए, बैंकर्स या फिर सेठ को, और फिर उसके बदले में मनी लेने लग गए। अब ये जो पूरा इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम था, इसके कई एडवांटेज थे और कई डिसएडवांटेज थे। ऑब्वियसली डिसएडवांटेज ज्यादा थे, इसकी वजह से ही बैंकिंग सिस्टम को हटा के और नया बैंकिंग सिस्टम लाना पड़ा। बट इसका जो मेजर एडवांटेज था वो ये था कि जो स्मॉल ट्रेडर्स थे उनको क्रेडिट फैसिलिटी देने लग गए थे ये लोग, और एंड दैट टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर देम कि लॉन्ग टर्म के लिए उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिलने लग गया। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो ये था कि वो लोग काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जिसको पे करना बहुत मुश्किल होता था उन लोगों के लिए। प्लस ये सिस्टम काफी डिफेक्टिव था क्योंकि इसका कोई भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनता था, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते थे, हर बंदे के लिए अलग रेगुलेशन होते थे, और कोई ऐसा कंज्यूमर कोर्ट या ऐसा भी कुछ नहीं होता था जहां पर लोग जाके कंप्लेन कर सकते थे। तो ये सिस्टम काफी फ्रॉड सिस्टम था, इसलिए सिस्टम को हटाया गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हुंडी। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि कोई भी स्पेसिफिक हुंडी का नाम दे दिया और बोल दिया कि इसको एक्सप्लेन करो। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज दर्शानी हुंडी। नाम से ही पहचानने की कोशिश करिए आप, ताकि इजी रहेगा याद करना। दर्शानी हुंडी मतलब साइट। तो वो है हुंडी जो कि पेबल एट साइट है, जो भी रिसीप्ट होल्डर है उसको प्रेजेंट करना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और रीजनेबल टाइम के अंदर। द नेक्स्ट इज मुदाती और मिदानी हुंडी। ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर पेबल होना चाहिए और बैंक यूजुअली इसके अगेंस्ट लोन दे देता है और सिक्योर कर देता है इस हुंडी को। द नेक्स्ट इज शाहजोग हुंडी। शाहजोग हुंडी जो होता है वो पेबल होता है खाली शाह लोगों को, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको, एंड कैन बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। द नेक्स्ट इज नामजोग हुंडी। ये उस पार्टी को पेबल होती है जिसका भी नाम उसके ऊपर मेंशन होता है, या फिर वो जिसको भी ऑर्डर देता है कि आप इसको पेमेंट कर दो, उसको ही खाली पेमेंट होता है इस हुंडी का। द नेक्स्ट इज धनी जोग हुंडी।
दैट मीन्स कि इट इज पेएबल टू द ओनर या फिर होल्डर या फिर बियरर ओनर को। द नेक्स्ट इज जोखमी हुंडी। जोखमी इट्स लाइक कि नाम से पता चल रहा है कि देयर इज सम रिस्क इन दिस हुंडी। तो ये जो हुंडी होती है वो पेएबल होती है ओनली जब गुड्स जो होते हैं वो सेफली और साउंड कंडीशन में अराइव कर जाते हैं। ये बेसिकली मरीन इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। द नेक्स्ट इज जवाबी हुंडी। जवाबी हुंडी वो होती है जिसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है बैंकर कि आप एक सर्टेन अमाउंट इस आदमी को पे कर दीजिए। द नेक्स्ट इज जिक्री हुंडी। जिक्री हुंडी वो होती है जो कि एक्सेप्ट की जाती है इन ऑनर ऑफ राइटिंग। दैट इज जिक्री चिट होती है जो कि लेटर ऑफ प्रोटेक्शन का नाम होता है उसके ऊपर। द लास्ट वन इज फिरमनजोग हुंडी दैट इज पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ पेई। मतलब जो भी उसको पेई जो उसका पेई है उसके ऑर्डर पे वो पेएबल हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है मिडिलमैन या फिर मीडिएटर, जैसे कि कमीशन एजेंट, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर्स। इन बोथ द केस या तो वो होलसेल गुड के हों या फिर रिटेल गुड के हों। ये जो इंटरमीडिएटरीज थी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गई फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी मैन्युफैक्चरर्स को जो भी रिस्क उनके बिजनेस में इन्वॉल्व होती थी उसके अगेंस्ट। और स्पेशली ये जो फॉरेन ट्रेड होते थे, जो मैन्युफैक्चरर्स फॉरेन ट्रेड करते थे, उनके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई। लेटर जैसे जैसे कमर्शियल और ज्यादा चीजों में होने लगा, जैसे जैसे और क्रेडिट फैसिलिटीज की लोगों को जरूरत पड़ने लगी, वैसे ही दो तीन बैंक और नए आए। जैसे कि फर्स्ट बैंक जो था वो था कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक। ये लोग क्या करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो भी लोन फैसिलिटी या क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए होती थी वो प्रोवाइड करते थे। और एग्रीकल्चर के लिए ये अलग से बैंक लाए, दैट इज एग्रीकल्चर बैंक, जो कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों फाइनेंस फैसिलिटीज एग्रीकल्चरिस्ट को प्रोवाइड करता था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट दोनों तरीके से होता था, वाया लैंड भी और वाया सी भी। जो वाया लैंड होता था वो रोडवेज काफी फेमस थे, नॉर्दर्न रोडवे रूट स्पेशली, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एट द सेम टाइम जो मैरिटाइम ट्रेड था जो कि सी रूट से था, जो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता था, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लिंकिंग द ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग कम्युनिटीज के बारे में। जो डिफरेंट पार्ट्स थे कंट्री के, वहां पे सब अलग अलग लोगों ने डोमिनेट कर रखा था। जैसे कि पंजाबी एंड मुल्तानी जो पूरा मर्चेंट का ग्रुप था, ट्रेड के लिए जो स्पेसिफिकली फेमस था, वो नॉर्दर्न रीजन में था। सिमिलरली जो भाट्स थे वो गुजरात और राजस्थान के फेमस मर्चेंट्स का ग्रुप कहा जाता था। वैसे ही महाराष्ट्र में महाजन वाला ग्रुप था और सदर्न रीजन में छात्र वाला ग्रुप था। सिमिलरली जो अर्बन ग्रुप्स थे उसमें कई प्रोफेशनल क्लास भी इन्वॉल्व थे, जैसे कि हकीम एंड वेद जो कि फिजिशियन के नाम से जाने जाते हैं। सिमिलरली वकील भी थे जो कि हम लॉयर्स जिनको कहते हैं, पंडित और मुल्ला जो कि आजकल टीचर्स के नाम पे जाने जाते हैं। वैसे ही पेंटर्स, म्यूजिशियंस एंड कैलीग्राफर्स वर द अदर ट्रेडिंग कम्युनिटीज जो कि प्रोफेशनल क्लास में फॉल करती हैं। ट्रेडिंग कम्युनिटी का जो फर्स्ट पार्ट है वो है मर्चेंट कॉर्पोरेशन। मर्चेंट कॉर्पोरेशन जो होता है वो एक ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन होती है जो कि ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। और ये जो कम्युनिटी है वो काफी पावरफुल और प्रेस्टिजियस मानी जाती है। ये कॉम्बिनेशन होता है बैंकिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज का। ये जो अपने क्लाइंट्स होते हैं उनको हेल्प करती है लीगल मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में। उनको अगर कोई एक्सपेंशन करना है तो उन सब मैटर्स में हेल्प करती हैं। इसके कई फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये काफी फॉर्मल बेसिस पे बना होता है। इसके खुद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, खुद का प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको ये सब इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। इवन जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इवन जो किंग्स होते हैं, वो सबको भी जो भी इन्होंने रूल्स बनाए हैं उन सबको रिस्पेक्ट करना पड़ता है, उन सबको फॉलो करना पड़ता है। ट्रेडिंग कम्युनिटी का नेक्स्ट पार्ट दैट इज मेजर ट्रेड सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी ट्रेड सेंटर्स हैं वो मर्चेंट कॉर्पोरेशन और जो प्रोफेशनल क्लास है उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। इनका एग्जिस्टेंस अपने आप में उनके लिए काफी अच्छा साइन है। ये इंक्लूड करते हैं पोर्ट टाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग टाउन, पिलग्रिमेज टाउन, ये सब चीजें। जो इंडिया की लीडिंग ट्रेड सेंटर्स हैं उनके एग्जाम्पल हैं सूरत, उज्जैन, पाटलिपुत्र, मथुरा, वाराणसी, कांची, ये सब।
फीडिंग कम्युनिटी का जो लास्ट पार्ट है वो है मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कि हम लोग क्या चीजें तो दूसरी कंट्री को देते थे और क्या चीजें दूसरी कंट्री से लेते थे। तो जो चीजें हम लोग दूसरी कंट्रीज को देते थे या सेल करते थे, उनमें से सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है स्पाइसेस। उसके अलावा वीट, शुगर, इंडिगो, सेसमे ऑयल, कॉटन, पैरट, जो लाइव एनिमल्स हैं या उसके प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्किन, फर, हॉर्न, ये सब चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे। इसके अलावा जो चीजें हम दूसरी कंट्री से बाय करते थे उसके एग्जाम्पल हैं गोल्ड, सिल्वर, वाइन, एनिमल, हॉर्सेस, लेड, कोरल, ग्लास, एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी टू 1991। बिटवीन फर्स्ट सेंचुरी टू सेवेंथ सेंचुरी इंडिया कंसिडर किया जाता था लार्जेस्ट इकोनॉमी, और वो कंट्रोल करता था अराउंड 1/3 to 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ। प्लस कई जो ट्रेवलर्स होते थे वो जब इंडिया आते थे और इंडिया में देखते थे कि इतना फ्लरिश कर रहा है इंडिया और इंडिया के पास इतनी रिसोर्सेज हैं, तो उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर, उनकी राइटिंग्स के अंदर इंडिया को स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप नेम से भी डेडिकेट किया है। इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। बट जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई 1600 एडी के अंदर, 16th सेंचुरी के अंदर, तब से इंडिया में डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया। तब से इंडिया काफी बुरा करने लग गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश एम्पायर इंडिया पे काफी हावी हो गया था मिड 18th सेंचुरी तक। इस चार्ट के थ्रू अब हम एक बार वापस से अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्ट सेंचुरी के अंदर इंडिया जो था वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था वर्ल्ड के अंदर, दैट इज 32% के साथ। फिर धीरे धीरे जब 15th सेंचुरी आया तो उसका शेयर कम होकर 24.36% हो गया। फिर 1600 एडी जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आ गई थी, उसका आना स्टार्ट हो गया था, और कई लोग दूसरी दूसरी कंपनीज भी इंडिया में आना चाहती थी, इंडिया को लूटना चाहती थी, क्योंकि इंडिया के पास काफी रिसोर्सेस था। तब उनका जो रेशियो था वो घट गया था, वो कम हो गया था, वो अराउंड 24% हो गया था। फिर धीरे 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 जब 17th सेंचुरी आया तो वो घटकर 25% ही रह गया था। और 1850 के अंदर जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा एम्पायर ले लिया था इंडिया का, इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर बना दिया था, तब उनका रेशियो 5 to 10% ही रह गया था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज 1900 के अंदर, जब पॉलिसीज आई दूसरी दूसरी और बाकी सब चीजें आने लगी, तब इंडिया वापस से ग्रो करना स्टार्ट हो गया, और उसने अब ग्रो कर 2% तक ले आया वो अपने आप को। और वही ग्रो करते करते 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज भी इंडिया ने निकाल दी थी, और इंडिया स्टिल ग्रोइंग, इज इट स्टिल डेवलपिंग कंट्री, लेकिन वो अभी भी काफी अच्छे पोजीशन पे है। इंडिया began to re-industrialize. आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया की इकोनॉमी थी उसको वापस से रीबिल्डिंग करा गया, उसको वापस से स्टार्ट किया गया प्रोसेस पूरा। सेंट्रलाइज प्लानिंग होने लगी कि हमें क्या करना चाहिए इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1952 के अंदर, उसके अंदर इम्पोर्टेंस दी गई कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स ओपन किए जाएंगे, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में रिसर्च किया जाएगा, सोचा जाएगा, और इन सब के लिए कुछ अच्छा किया जाएगा। बट इतने एफर्ट्स के बाद भी इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं हुई जितना कि सोचा था, उस पेस के साथ डेवलप नहीं हुई जो कि इंडिया ने सोचा था। वो क्यों हुआ? क्योंकि काफी देयर वाज अ ह्यूज राइज इन पॉपुलेशन एट दैट टाइम, और कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत कम था, क्योंकि कहीं से इनकम आ ही नहीं रही थी इंडिया के अंदर। प्लस डिफेंस के अंदर काफी एक्सपेंडिचर जा रहा था, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी इनएडिक्वेट था। ये सब रीजंस की वजह से इवन तो कि सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी थी बट इंडिया ग्रो नहीं कर पा रही थी। अगर रीसेंट इनिशिएटिव के बारे में बात करें हम, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी इनिशिएट्स करे हैं प्लान, ताकि उनकी इकोनॉमी रेज हो, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। ये सारी चीजें वो लोग लेकर आए हैं जिससे कि लोग उनकी ही बनी हुई चीजें खरीदें और इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ग्रूम हो, और ज्यादा से ज्यादा वो लोग एक्सपोर्ट करें और इम्पोर्ट उन्हें कम से कम करना पड़े, ताकि उनकी इकोनॉमी काफी अच्छी हो। I hope history of trade and commerce is clear to you all, but still if you have any query, you can write in the comment section. I will be coming with chapter 2 videos soon. Till then, stay tuned and like, share and subscribe to our channel. Bye-bye.